हमारी खास पेशकश मध्य प्रदेश का बजट और बजट चैलेंज। मंगलवार का दिन मंगल बजट कह सकते हैं, मंगल बजट, क्योंकि इस बजट में कोई टैक्सेशन प्रोविजंस नहीं है और आप बेहिचक ये बात कह सकते हैं कि ना जनता पर बोझ डालने की कोशिश की गई है, बल्कि आगे भविष्य में झांकने की कोशिश की गई है और खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी जो स्कीम्स हैं उनको गति देने की ताकत से कोशिश की गई है बजटरी प्रोविजंस के जरिए, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है तो पैसा भी रोल होता है और रोजगार की भी बात हम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह बजट हमें यह बताता है कि सरकार ये चाहती है कि और स्थितियां आगे बेहतर हों, क्योंकि जैसा हमने आपसे पहले कहा कि बजटरी रिविजन्स एक सतत चलने वाली प्रोसेस है। तो आज से 3 महीने बाद जो अगली तिमाही की हम बात करेंगे उसमें हम ज़रूर देखेंगे कि क्या चीज़ें और बेहतर होती हैं। इतना ज़रूर है कि आशावादी बात यह है कि इकॉनमी के पटरी पर लौटने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें एक लंबा समय है, कम से कम 1 साल का समय आप कह सकते हैं कि कोरोना काल में कम से कम हम 2022 के अंत तक ये कह पाएंगे कि मध्य प्रदेश ही नहीं देश किस तरह से अब इकॉनमी को लेकर आगे बढ़ रहा है। लगातार हमारी चर्चा जारी है। नए मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन और उसी के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं, वो जेपी धनोपिया साहब, बहुत स्वागत है। जयप्रकाश पाराशर, सीनियर जर्नलिस्ट, अर्थ संबंधी मामलों के विशेषज्ञ, लगातार हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं धनोपिया साहब की, फिर आगे बढ़ते हैं। धनोपिया साहब। निश्चित रूप से प्रसाद जी, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि बजट एक औपचारिकता के रूप में प्रस्तुत हुआ है। सर ये मैंने नहीं कहा। नहीं मतलब आपने मतलब नहीं कहा, मैंने ये कहा भविष्य में झांकने की कोशिश की है। एक तो सिर्फ ये है कि केंद्र सरकार के बजट की तरह इन्होंने कॉपी करने का प्रयास किया है कि वहां भी पेपरलेस बजट था, ऐसे ही पेपरलेस यहाँ ला के रख दिया है। इन्हें खुद नहीं मालूम क्या स्थिति, सारी योजनाएं पुरानी है, एक भी योजना ऐसी नहीं है जो नए बजट के तौर पर प्रस्तावित की गई हो। यहाँ राशि बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, पूरी योजना करेंगे। मुझे समझ में ये नहीं आता इस प्रदेश के अंदर गरीब आदमी को दिया क्या आपने? नहीं लिया आपने, नहीं छीना, उसके बाद है ही नहीं देने के, वो देगा क्या? टैक्सेशन तो उस पर लगता है जहाँ होता है। लेकिन मुझे ये ताज्जुब होता है कि पेट्रोल, गैस और डीजल के दाम की सब्सिडी या जो भी वेट टैक्स सेस है, कहीं राहत दी उस आदमी को? किसी जगह आपने कोई बात ऐसी करने की बात की? छात्रों की शिक्षा के नाम पर आपने नया कोई वो किया? मेडिकल कॉलेज जो है पुराने, उसमें आपने काम करेंगे, अरे पहले के थे उनके रखरखाव तो हो नहीं पा रहे। सागर का मेडिकल कॉलेज आपके सामने उदाहरण के तौर पर बहुत लोग लुभावनी घोषणाओं के करने के साथ साथ नया इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये बजट जो है ना, जो पुराना एक औपचारिकता होती है वो पूरा किया गया है। बजट का सही उद्देश्य तब होता कि पहले पिछले बजट में क्या था और हमने क्या अचीवमेंट किया। आपको ताज्जुब होगा कि इस बार 24,000 करोड़ के प्रॉफिट का बजट है। ये कहां से हो गया भाई? आपके सोर्सेज है नहीं, पैसा आना कि नहीं है, कहीं से नहीं, कहां से हो गया? ये सिर्फ एक वो कर दिया गया है, लोगों को फ्री हैंड दे दिया गया है कि उसमें खर्च करेंगे साहब बजट के नाम पर। लेकिन हस्त ये है कि 2,35,000 करोड़ का कर्ज है, 10,000 करोड़ का महीने का ब्याज जा रहा है, 1,000 करोड़ रुपए हर महीने सरकार उधार लेके करती है। इस्टेब्लिशमेंट खर्च आपके कम नहीं हो रहे हैं, मंत्रियों के खर्चे बढ़े हुए हैं, पैसा बढ़े। कहाँ से आप भला करेंगे प्रदेश का? सिर्फ एक औपचारिकता निभाते रहेंगे, गाड़ी चलती रहेगी। जब कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय कुल 35,000 करोड़ का कर्ज था इस प्रदेश के पर, आज 2,35,000 का हो गया है। तो आपने क्या किया भाई? उधार लिया, घी पिया? ऐसा तो है नहीं कि वास्तव हो। जहाँ तक सड़कों की रखरखाव की बात करते हैं, अभी जो सीधी में दुर्घटना हुई थी सतना वाली, वहां पर इनके ही एक अधिकारी ने कहा था कि सड़क खराब थी इसलिए बस पलटी खा गई। आप इस अंदाज लगा लीजिए कि हालात क्या बने हुए प्रदेश के अंदर। तो आदरणीय जगदीश देवड़ा जी ने बजट को एक औपचारिकता के रूप में पेश किया है। इसमें ना तो नया कुछ है और ना इसमें कुछ बहुत प्रोग्रेसिव है। लेकिन क्या धनोपिया साहब, आप पेंडेमिक एरा में क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि एक बहुत ज़बरदस्त बजट आएगा, एक ऐसा बजट आएगा जिसमें ढेर सारा, जबकि पूरे देश में खुद केंद्र सरकार और राज्य सरकारें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रही हैं, ऐसे में क्या आपको ये उम्मीद थी कि एक बहुत सारे बजटरी प्रोविजंस करते हुए कोई बजट आएगा? निश्चित बहुत ज्यादा उम्मीदें तो न थी, लेकिन इतनी जरूर थी गरीब आदमियों को कुछ राहत मिलेगी। आज सबसे ज्यादा आप देखें पेट्रोल डीजल की राम पे, नए लोगों के रोजगार के बारे में कहीं बात नहीं करी है आपने। जो कोविड के अंदर लोगों के धंधे बंद हो गए हैं, कामकाज बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए कोई नया योजना लेके नहीं आए आप, जिससे कि उनको लगे कि हाँ उनके कोई फ्यूचर में उनको प्लानिंग दिख रही है। कहीं कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई है जो लोगों को रोजगार देगी या उनके लिए अपने आप में आत्मनिर्भर बनने में सहयोग करेगी। चलिए मैं एक छोटी रिएक्शन जयप्रकाश जी की लूँगा। जयप्रकाश जी, आप किस तरह देखते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इस बजट में, जिनमें अपनी तमाम बंदिशों के बावजूद, फाइनेंशियल प्रतिबंधों के बावजूद
ये कोशिश इसमें आपको नजर आती है? मुझे तो एक बड़ी अच्छी जो हेडलाइन दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत उम्मीदें मैं कर रहा था, और ये अगर ये भी हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि 30 दिन में उद्योग लगाने की अनुमति मिलेगी। अगर ये भी मामला अगर ऐसा हो जाता है कि लोग 30 दिन में अपना उद्योग लगाने की सभी अनुमतियां हासिल करने में सफल हो जाते हैं, तो हम, क्योंकि मध्य प्रदेश को निवेश की बड़ी ज़रूरत है, हम मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हम देश के बीचों बीच में, ये मतलब एक लॉजिस्टिक के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट लोकेशन है। हम यहाँ से हर दिशा में माल भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की अभी हिस्सेदारी भी बढ़ी है, एक्सपोर्ट में भी कुछ अच्छे साइन दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो अहम चीज़ है वो ये है कि 30 दिन में उद्योग लगाने की अनुमति अगर हम लोगों को दे देते हैं और बिना किसी समस्या के उसको दोबारा उस जो इलेक्ट्रॉनिक विंडो है उससे बाहर वापस नहीं बुलाया जाता और उसको ये अनुमतियाँ मिल जाती हैं, ये बहुत बड़ी मैं इसको उपलब्धि समझता हूँ। मेरा आशय यह है शरद जी पूरी इस बात को करने का कि जो गवर्नेंस के लेवल पर जो सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए वो ये है कि जो भी आदमी व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, निवेश, उद्योग, धंधा चलाना चाहता है उसको बिना किसी बाधा के हैसल फ्री तरीके से निवेश की, काम करने की अनुमतियां मिले सरकार की तरफ से। और मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि गुमास्ता को हमने इलेक्ट्रॉनिकीकरण कर दिया, लेकिन एक मुझे जानने वाले ने बताया कि उसको 7 बार रिजेक्ट किया गया। 7 बार रिजेक्ट करने के बाद उसको फिर वो बंदे के पास जाना पड़ा और फिर वो वहाँ से वो करवा के लाया। तो ये जो समस्या है, मेरा आशय ये है कि इसको ज़रूर, इस पूरी व्यवस्था को पूरा सुधार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के युवा नेता, नेशनल स्तर पर टीवी पैनलिस्ट और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन। मैं सभी जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं, माननीय अतिथि हमारे साथ हैं, उनसे मैं, क्योंकि बजट की सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं निश्चित तौर पर वो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्याशित हैं वो तमाम चीज़ें, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये भविष्य में झांकने की कोशिश करता हुआ बजट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता के लिए कहीं चुभने वाली कोई चीज़ इस बजट में नहीं है, जो एक संतुलित सोच को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन डॉक्टर वाजपेयी, हम कुछ बड़े प्रश्नों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चिकित्सक हैं पेशे से और एक मेधावी विद्यार्थी के नाते आपने करियर शुरू किया। आप उस परिवार से हैं जहां एजुकेशन ही सबसे बड़ा एक टूल रहा है जीवन में आगे बढ़ने का, सिफारिश या उस पर निर्भरता नहीं रही है। आखिर क्यों ना हमारे बजट, हमने इससे पहले भी बात की कि हम ये लक्ष्य तय करें कि जनप्रतिनिधि एजुकेशन को और ज़्यादा चमकीला बनाने के लिए प्रयास करें, वो बजट में ही ऐसे लक्ष्य क्यों निर्धारित ना हो। माफ़ कीजिएगा, ये सुझाव भी हो सकता है कि हर विधायक, 230 विधायक मध्य प्रदेश के 15-15 विद्यार्थियों को लें और उन विद्यार्थियों के बारे में, उनको आगे बढ़ाने के लिए देश में विदेश में उन पर निवेश किया जाए। जैसा जयप्रकाश जी कह रहे थे, आईटी इनेबल्ड सेवाएं इतनी बेहतर हों कि आपने क्लिक किया, जवाब आप तक पहुंच गया, चाहे आपने कोई भी चीज मांगी हो, कहीं चीज अटके नहीं, और सबसे बड़ी चीज कि टेक्नोक्रेट का यथोचित सम्मान हो। जी देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि आपने जो विषय उठाए हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर ही एड्रेस हो रहे हैं जी। और चूँकि जो हमारा HRD डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री होती है, वो भारत की शिक्षा नीति को जब बनाती है तो उसमें इन्हीं का समावेश करते हुए उस शिक्षा नीति को बनाया जाता है। उस शिक्षा नीति को बनाने के उपरांत राज्य फिर उस पर काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि आज हमारे देश की शिक्षा नीति जो है वो व्यावसायिकीकरण बेहतर हो, जिसको हम कह सकते हैं शिक्षा का अप्लाइड एस्पेक्ट हो, आजीविका से ओरिएंटेड हो, जिसमें आप सम्मान ढूंढते हैं। क्यों? तो पहला सम्मान आर्थिक सम्मान होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक डिग्री लेके, एक हुनर लेके निकलता है तो उसके लिए जगह बनना चाहिए। और तीसरी बात, डिग्री या शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। इट शुड नॉट बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट ओनली। तो तीसरी बात पहले के रूप में अभी राज्यों में स्थापित है और मैं समझता हूँ कि बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम होते हुए उसका एक मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, उसी दिशा में हो रहा है जिसकी तरफ आप बात कर रहे हैं।
और इसीलिए आप देखेंगे कि लगभग अभी इसमें एक उदाहरण के तौर पर लूँ कि 9 मेडिकल कॉलेजेस और इसमें ऐड किए गए हैं, क्योंकि न केवल ये चिकित्सकों की उपलब्धता को दूर करेगा, उसकी जो समस्याएं हैं, बल्कि साथ ही साथ जिला स्तर पर एक जब मेडिकल कॉलेज निकल कर आता है तो जो सेवाओं की गुणवत्ता होती है मेडिकल फ्रेटर्निटी की, वो भी इम्प्रोवाइज होती है, क्योंकि उस स्तर के विशेषज्ञ कॉलेज होने की वजह से वहाँ पर होते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, कलर डॉपलर, पैट स्कैन, ये सब सुविधाएं वहाँ पर पहुँचती हैं। तो जिला केंद्रों पर ही डायग्नोस्टिक और बाकी सब चीज़ें उपलब्ध होने से वहाँ पर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट भी शुरू होता है। तो स्वाभाविक है कि बड़ी तेज़ी से इस दिशा में काम हो रहा है। अभी मैं कल परसों बातचीत ही कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह प्रयास करते हैं कि लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर सीटी स्कैन की विद कार्डियक स्कैन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। और मुझे लगता है शायद ये प्रोसेस चल भी रही है, और प्रथम या द्वितीय सप्ताह में यदि कोई टेक्निकल उसमें कोई फ्लॉ नहीं क्रिएट हुआ तो हम जल्दी इसको होते हुए देखेंगे। आप सोचिए कि हर जिला चिकित्सालय में आपको कार्डियक स्कैन विद सीटी फैसिलिटीज़ का अवेलेबिलिटी होना, ये एक महती लक्ष्य है जिसको मैं समझता हूँ कि अनूपपुर, शहडोल जैसे ज़िलों में, शरद जी, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, दूरस्थ जो अपने ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी हम अर्ली लेवल पर सोचिए कार्डियक डिसीजेज डायग्नोस कर पाएंगे, डायग्नोस करके उनको जो प्रारंभिक ट्रीटमेंट होता है उस स्तर का मिल पाए जिससे उसका मोर्टालिटी कम हो। तो जो आपने बात करी है कि गुणवत्तापूर्वक और आजीविका ओरिएंटेड शिक्षा व्यवस्था का होना, उस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और ओवरऑल यदि आप लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं, मैं इसको बजट को इस रूप में देखता हूँ कि देखिए हमारे पिछले 2 बजट जो थे शरद जी, वो सत्ता की उथल पुथल और दूसरा कोविड के कार्यकाल की वजह से डिस्टर्ब हुए। इसको तो कोई नहीं नकार सकता। प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देश का हाल हुआ तो प्रदेश का तो संभव ही है। अब इससे हम निकल कर आए, तो निकल कर कैसे आए? क्या हम थके हुए आए हैं? क्या हम चोटिल आए हैं? तो नहीं आए हैं। 22% का हाइक लेना ये लक्ष्य हो सकता है और पॉजिटिव लक्ष्य है। देखिए ये आर्थिक लक्ष्य है, बजटरी लक्ष्य है, तो 22% प्लस का बजट की तैयारी करना मुझे लगता है ये एक बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ कदम मैं मान सकता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार का है, जिसकी आज आवश्यकता थी। क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि स्मार्ट सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नल जल योजनाएं पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, सड़कों की, मंडियों की और जो व्यवस्थाएं उस तरफ हम बढ़ पाएंगे नहीं, जो हम सब्सिडीज़ किसानों को मदद करते हैं, छात्रों को मदद करते हैं, हम उस दिशा में हम कहीं बजट की कटौती तो नहीं करेंगे। तो देखा गया है कि हर एक में 10 से 22%, 20% तक हमने इंक्रीज़ लिया है। और वित्तीय सीमाएँ जो हमारी हैं हमने उसको ब्रीच नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि आज की टाइट अवस्था में नए करों का कहीं पर भी आरोपण नहीं किया गया है। और रहा सवाल, देखिए 2 एरिया बहुत डिफ़िकल्ट है। एक पेट्रोलियम का एरिया है। पेट्रोलियम में जो कमलनाथ जी इंक्रीज़ कर गए थे, जो बढ़ा गए थे, खुद ही आज उन्होंने भी स्वीकार किया इस बात को। उसके बाद कोई बढ़ोतरी मध्य प्रदेश की सरकार ने दिक्कतों के बावजूद भी कोई बढ़ोतरी नहीं करी है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार कष्ट देने में कहीं पर भी साधन नहीं बन रही है। निवारण में हम जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला वक्त, जैसे ही पेट्रोलियम पदार्थों पर करों की निर्भरता के आधार पर चलने वाली इकोनॉमी जब शिफ्ट होगी जीएसटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से आने वाली इकोनॉमी पर आधारित होने पर, ये जो रास्ता जब तक तय नहीं होगा तब तक आप इन करों में रिलैक्सेशन की कोई नहीं कर सकता। मतलब कांग्रेस शासित राज्य भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ कुछ बोलते हैं वहाँ कुछ बोलते हैं, अलग बात है, लेकिन भाई वो आएंगे कहाँ से होकर? वो जो हमारी आवक है, वो हमको आवक का सोर्स जब तक शिफ्ट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ नहीं होगा, बढ़ेगा, तब तक आप मान के चलिए कि पेट्रोलियम पदार्थ और एक्साइज से जो आता है उस पर निर्भरता सरकारों की रहती है। तो मेरा उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स जो हैं, जीएसटी जिस प्रकार से आपने देखा भी कि लास्ट वीक हम जीडीपी का 0.4% प्लस आए पहली बार, हम बहुत नीचे चले गए थे कोविड के कार्यकाल में, उससे निकल कर आना और निकल कर आने के बाद नेक्स्ट 2 सेक्टर्स में यदि हमारा जीएसटी का कंपोनेंट बढ़ता है, हालांकि मुझे मध्य प्रदेश से उम्मीद इसलिए कम है कि मध्य प्रदेश में 70-80% तो हम प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी है, तो स्वाभाविक है कि हमारे जैसे राज्यों के लिए उसमें कोई बहुत कंपोनेंट बढ़ जाएगा।
इसकी उम्मीद मैं नहीं करता हूं, लेकिन हाँ उस दिशा की तैयारी जरूर होना चाहिए। हमको सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आधारभूत संरचनाओं के विकास को नहीं रुकना चाहिए, और यही इसमें किया गया है कि वो जो फ्लो था जो हम 2 बजट पहले छोड़ आए थे सर, उसको हमने, या हम कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको रीगेन किया है। तो हम ये कह दीजिए कि शिवराज जी की गाड़ी इस बजट से पुनः बीच के एक ब्रेक के बाद, जैसे आप लोग ब्रेक लेते हैं सर, पुनः पटरी पर आई है। तो हमको बहुत सारे रिड्रेसल करने हैं अभी। चलिए, तो 2-3 मोटी बातें हैं जो हम चलेंगे जब ग्वालियर, तो अभी मुझे वहाँ एक शून्य दिख रहा है। ये शून्य भरा जाएगा जब तकनीकी समस्या हल होगी। तो महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जनता को कोई भी कष्ट देने की कोशिश बजट में नहीं की गई है। कष्ट से आशय है कोई भी ऐसा चुभता हुआ टैक्स या पेट्रोलियम पदार्थ पर ही जो उनका दावा है कि कमलनाथ जी जो करके गए थे उसको यथास्थितिवादी करके छोड़ दिया गया है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दूसरी उनकी ये बात तार्किक रूप से ठीक है कि आप जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि की तरफ बढ़ेंगे, जीएसटी रिजिम और तमाम चीज़ें, तो हम एक बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पेंडेमिक इरा में हमारे लिए एक मैसेज बनकर आई हैं, जिससे हमने सबक भी लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये खबर देखी कि हमने खिलौना इंडस्ट्री पर फोकस किया है। बहुत संभावनाएं हैं। आप चीन से टक्कर की बात जब करते हैं तो आपको उस मॉडल को भी समझना पड़ेगा। हालांकि चीन एक मुख्तलिफ मॉडल है, अगर गवर्नेंस की बात करें तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम एक डेमोक्रेसी हैं, तो डेमोक्रेसी के भीतर भी हमारे पास मॉडल हैं। हमारे पास हैदराबाद है, हमारे पास बेंगलुरु है, हमारे पास पुणे है, हमारे पास लॉजिस्टिक हब नागपुर है। और ये जब हमारे पास हैं तो भोपाल और इंदौर जैसे शहर क्यों नहीं हो सकते हैं साइबराबाद, और क्यों नहीं हो सकते हैं उस लेवल पे जहां हमें ज़रूरत है। हमारे टीचर्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, हमें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एक्सीलेंस की तरफ ले जाने की जरूरत है। सर एक सर जी इसी दिशा में एक कदम और है जो ओम प्रकाश सकलेजा जी अपनी मिनिस्ट्री के माध्यम से कर रहे हैं कि क्यों ना मध्य प्रदेश को फर्नीचर हब बनाया जाए। अभी फर्नीचर बहुत बाहर से आता है, तो इसको लेकर लगातार बैठ के चल रही है और अब वो बहुत कंक्लूसिव लॉजिकल इन्वेस्टमेंट पर आ गए हैं। ये बहुत आप कभी उनका जरूर करिएगा, जैसा आप करते हैं सभी के साथ इंटरव्यू। बिल्कुल। तो वो बताएंगे कि हाउ कैन मध्य प्रदेश बी अ फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्रीज का हब। तो वो एक हम ऐसी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश में कल्ट कर सकते हैं, जो हमारा जो प्राथमिक सेक्टर पे जो दबाव है उसको शिफ्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर एक बड़ा कदम होगा। बिल्कुल ठीक है जयप्रकाश जी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं धनोपिया जी की भी राय लूँगा। हमारा होशंगाबाद के पास जो हमारा लकड़ी के खिलौनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उद्योग है, दम तोड़ रहा है। सुहागपुर की सुराहियां हम बचपन में देखते थे तो ऐसा लगता था कि ओहो, इसके आगे तब फ्रिज तो बड़ी दूर की कौड़ी था, लेकिन जब भी सुहागपुर से निकलना होता था तो सुराहियां और मिट्टी के पात्र ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती थी। इटारसी के पास एक जगह है जो लकड़ी के फर्नीचर के लिए बड़ी मकबूल है। आपके पास बहुत कुछ है। चीन ने अगर तकनीक को आधार बनाया है तो हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स को एक बड़ा औजार बना सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स हमारी परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है, और ऐसी परंपरा है कि विश्व मुग्ध होकर देखता है। लेकिन वो ना हम बाजार ढूंढ पाए अभी तक, ना अपने कारीगरों को बिचौलियों से मुक्त कर पाए। इस पर भी चीज़ों पर आज हम थोड़ी अलग बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत फोकस होना चाहिए सर। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का लोकेशन किसी और तो राज्य के साथ नहीं है। ये तो किसी और को एडवांटेज नहीं हो सकता ना कि आप देश के बिल्कुल बीचों बीच में हैं। ये तो किसी और को एडवांटेज नहीं हो सकता। हमें इसका एक बड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए। अब जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई बेंगलोर को SM कृष्णा ने एक बहुत कहना चाहिए कि एक बहुत ही बड़ा मुकाम दिया। दूसरी तरफ नायडू ने, चंद्राबाबू ने उस हैदराबाद को एक मुकाम दिया। तो पॉलिटिकल विल अगर हो तो हमारे जैसे इंदौर शहर में तो ज़बरदस्त पोटेंशियल है वो हमारे मतलब इंटरनेशनल सिटी बनने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तो डायरेक्ट फ्लाइट्स तक नहीं है भाई। जब तक हम बुनियादी ढांचे का इस तरह का विकास नहीं करेंगे कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हों, अच्छे स्कूल्स हों, बड़े अस्पताल हों, तब तक लोग भी और कंपनियां भी कैसे आएंगी भाई? अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कैसे आएंगी? ऑब्वियसली उसके लिए एक इकोसिस्टम लगता है। वो इकोसिस्टम बनाने की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मैंने चंद साल पहले एक फिल्म स्टार का इंटरव्यू किया भोपाल के एक नामचीन होटल में, तो बड़ी खींच से उन्होंने झुंझला कर कहा कि आपका शहर अजीब है, मुंबई के लिए एक सुबह फ्लाइट है और एक शाम को फ्लाइट है। अब मैं पूरा दिन फंसा हूं, मेरा काम हो गया है, 12 बजे मैं फ्री हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं तो मुझे रात 9 बजे की फ्लाइट मिल रही है। फ्लाइट सर शुरू करना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसेंजर नहीं है। पैसेंजर क्यों नहीं है कि इकोनॉमी का इकोसिस्टम नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर हम पहले इसलिए ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि हमारी नीड्स थी मध्य प्रदेश को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस करना, सड़कें बनाना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सिंचाई बेहतर करना। लेकिन अब हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां हम इस लॉन्चिंग की तरफ हमें एग्रेशन से आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दरअसल अगर हम एजुकेशन में और दूसरे इंडस्ट्रियल और तमाम इंडस्ट्रीज को ध्यान में रख करके पॉलिसीज बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होता है। जैसे कि जब हैदराबाद आईटी सिटी बना, साइबराबाद बना, तो उसका सीधा फायदा ये हुआ कि आज दुनिया भर के अमेरिका जैसे देश के जो आईटी वर्कर्स हैं उसका 35% हिस्सा अकेला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मतलब हैदराबाद प्रोवाइड कराता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप जनरेट होगा, बशर्ते आप एक निवेश की संभावनाएं बनाएं, वैसा माहौल बनाएं, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर वाजपेयी, मैं आपकी राय तो लूँगा ही। हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि नितिन गडकरी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जो इंटरव्यू हमने उनका किया था और आप भी उस समय बंसल न्यूज़ के साथ थे, तो ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बातें जो हो रही थी, जो ऑन द रिकॉर्ड ही बात मतलब साथी के रूप में था सर। बिल्कुल तो उनका जो कहना था कि जैसे उन्होंने स्टारबक्स कॉफ़ी चेन की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों को आर्थिक पैरामीटर्स हैं उनकी एक गहन जानकारी चाहिए, उनको ये समझ में आना चाहिए कि किसी का जीवन बदलेगा तो कैसे बदलेगा। उन्होंने महाराष्ट्र के कुछ गाँव का उदाहरण दिया कि वहाँ पर ग्रामीणों ने आंदोलन ये किए कि आप सड़क को हम नेशनल हाईवे से जोड़िए जिससे हमारे गाँव की उपज पूरे देश में जा सके। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब एक इस तरह के विजन के साथ हमारे, और इसके लिए उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए। धनोपे साहब, मैं डॉक्टर वाजपेयी की तरफ आऊँगा। सर देखिए शरद जी, अभी अच्छी बात है, आशावादी हर आदमी को होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर वाजपेयी बहुत दार्शनिक तरीके से लंबी लंबी बातें करके बता रहे थे कि बजट नहीं आया, ये तो राम राज आ गया। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आने की आपकी कोई आमदनी के जरिए तो आपके है नहीं, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ये लाभ का बजट कैसे आ गया भाई? कैसे हो गया? कहां से हो गया? 24,000 करोड़ लाभ का बजट हो गया है। ये आप दूसरी बार कह रहे हैं। मैं जयप्रकाश जी और वाजपेयी जी दोनों की प्रतिक्रिया लूंगा। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कैसे हो गया, नंबर एक। दूसरी बात, किसानों के लिए कुछ भी डायरेक्ट अभी इन्होंने बेनिफिट नहीं दिया, युवाओं के लिए रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करी है। आज स्थिति यह है कि आम आदमी तो वही महंगाई की मार तो झेल रहा है। डीजल पेट्रोल में जितना भी बेट होता है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा बेट मध्य प्रदेश में है। कहाँ गरीब आदमी को राहत दी इन्होंने? किस चीज़ के लिए उन्होंने वो किया है? और दूसरी बात यह है कि जितनी भी घटनाएं होती हैं सिर्फ जुमले पड़े जाते हैं और इसमें भी जुमले ही पड़े जा रहे हैं। ऐसा कंस्ट्रक्टिव कुछ निकल के नहीं आ रहा जो गरीब आदमी आज कह सके कि बजट में आज मेरे लिए फायदा हो गया। आप टैक्स किस पर लगाते हैं? बड़े लोगों को तो लगेगा ही, वो टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती है, उसका हिस्सा स्टेट को मिल जाता है। आपने नहीं लगाया लेकिन भाग लग जाता है। लेकिन गरीब आदमी को राहत देने वाली बात इसमें कहीं नहीं है, किसानों को कहीं नहीं है, युवाओं को कहीं नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, कोविड के लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं उनके लिए पुनर्स्थापना की कोई चांस नहीं है। ये बजट सिर्फ एक मतलब शून्य बजट की तरह है, नाम का बजट है, बजट हुआ है, शासन को चलाना है इसलिए, लेकिन बजट में कहीं कुछ नहीं है। कुछ सवाल खड़े किए हैं। क्या है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन अब बोल देता हूँ। सर धनोपे जी ने मेरे को उत्साहित कर दिया है कि जैसे कमलनाथ जी ने हमारे 2 साल खराब किए थे, 2 साल खराब नहीं किया आप लोगों ने, प्रदेश को खराब कर दिया। वही तो करके चले गए। कुछ नहीं करा, तो ऐसे इस प्रदेश को नाम किया था उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश लगा था। आप लोगों ने खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश को मौका कहाँ दिया आप लोगों ने करने का? भाई आप लोगों ने षड्यंत्र किया, बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया और गड्ढे में खड़ा कर दिया। बजट देख लिया, कुछ भी नहीं है आपका। अब 2 मिनट फिर खराब कर दिया आपने। 2 घंटे खराब कर दिया आप। वही फालतू आशावादी बातें करेंगे, दार्शनिक तरीके से भाषण देंगे। मैं आपको दर्शन कराता हूँ। भाषण दर्शन नहीं, भाषण दोगे आप। सुन तो लो सर। 0.4% आज जब हम बात कर रहे हैं तो जो असेसमेंट लास्ट असेसमेंट था, हम लोग जीडीपी में प्लस आ चुके हैं।
ये दर्शन है धनुपिया जी। 4.5 आए हैं, सुनिए कितना लॉस हुआ सर? सुन तो फिर प्रॉफिट कैसे आ गया उसके अंदर? सर पॉजिटिव बंटवारा करना पड़ेगा तब समझ में आएगी ना, आप मानना पड़ेगा बात पूरी हो जाए, पूरा मौका रहेगा। सर मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलूंगा जो तथ्यात्मक रूप से गलत हो। नहीं तो पराशर जी आप रेफरी हैं, आप घंटी बजा दें। हाँ बिल्कुल सही है, पराशर जी हमारे तो साथ रेफरी के लिया। तौर पर है, अर्थ संबंधी मामलों के अंपायर हैं जी। तो हम लोग एक पॉजिटिव क्वार्टर में प्रवेश किए हैं, ये दर्शन है, प्रदर्शन है और हिपोक्रेसी नहीं है। ये ना ही पुशअप लगाने की कोई प्रक्रिया है, ना पानी में छलांग लगाने की है, बस तो डुबाने की है। और वो क्या बेचारे बेरोजगार गरीबों को मरवाने की तो है। सर मुझे मालूम है सर, हाँ आप बोलते हो मैं चोट नहीं खाता, जवाब देता हूँ। बात इस तरह कर रहे हैं, आप नाराज हो जाते हैं। कहाँ से पुशअप की बात लेके आ गए यहाँ पे? सर मेरे को पूरा कर लीजिए। नोटिंग तो करने का नहीं है ना, नहीं, दो नहीं, एक बात पांडिचेरी खड़ी कर दी, एक आसाम में कर दिया, एक वहाँ कर दोनों दिया, पे ये नोटिंग की तो नहीं करते हम अब लोग। अगला फिगर, पुशअप करते हैं तो अगला फिगर आपने कहा सर शरद जी कल ही हमने अचीव किया है, नितिन गडकरी जी जिनका, अरे माल केवल मैन, मतलब आप मान के चलिए कि साहब न भूतो न भविष्यति, 33 किलोमीटर प्रतिदिन। सर आपने सोचा है कभी ये हाईएस्ट है जो भारत ने अचीव किया? भारत ने, भाजपा ने नहीं अचीव किया, हमारी तो केवल सरकार है साहब, हम लोग तो केवल राम भक्त लोग हैं, करते राम ही हैं। तो आप सर आप बता दीजिए शरद जी। कुछ नहीं था, सड़कें भी नहीं थी, पानी नहीं था, सर रेफरी ने सीटी नहीं बजाई है। 2014 के पहले कुछ नहीं था इस देश के अंदर। हमारे साथ जुड़ गए, एक देव पैदा हुए और बिल्कुल विश्व में। सर आप चिल्ला सकते हो, रेफरी ने सीटी नहीं बजाई है। प्रधानमंत्री के दो स्टेप कहा है कि मैं सीटी बजा रहा हूँ, मैं सीटी बजा रहा हूँ धनुपिया साहब, मैं सीटी बजा रहा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बातें कर रहे हैं 2014 में सब कुछ बन गया। ये राउंड भी आप हार गए, बना दिया 2014 के बाद। ये राउंड भी आप हार गए क्योंकि पराशर जी ने सीटी नहीं बजाई आपके कहने पे। तो 33 किलोमीटर, वो समझ रहे हैं कि आप 33 किलो, सत्ता पक्ष हो आप। सर सुन तो लीजिए, हार्डकोर फैक्ट, और बंसल न्यूज के दर्शक इस बात पे गर्व हर कर बात में सकते राजनीति हैं करते हो आप लोग, कि हर बात आज में इवेंट भारत, करते हो। सुन तो लीजिए सर, प्रधानमंत्री इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो भी इवेंट हो रहा है। शरद जी आप तो इनके 1-2 ले लीजिए। केरल की नर्स, धनुपिया आसाम साहब, का बहुत गमछा, संजीदा है आप, चुनाव की भाषा, बहुत संजीदा है, और अभी तो आप एक आयोग को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी जी। डॉक्टर साहब कहीं पहुंच जाते जब मैं- ऐसा लगा 2014 के पहले देश ही नहीं था साहब। जी जी सर, सर, आप नहीं वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं जी। सर मैं तो आपके नेता को सम्मान दे रहा हूँ बीच बीच में। तो 33 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे पे, मुझे टोक देना पड़ा सर जी गलत हूं तो, 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होता है तो 50 लोगों को रोजगार मिलता है। तो 8500 किलोमीटर का जब टारगेट कंप्लीट होगा शरद जी, तो आप स्वयं सोच सकते हैं केवल नेशनल हाईवेज के इस टारगेट के कंप्लीशन से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात में आ जाता हूँ सर, अब आप लगाते रहना कितना मिला है सर, वो 2-4 पुशअप और लगा लेना, वो गणित लगा देंगे। कितना मिला? 1 किलोमीटर में 50 पड़ी है क्या आपके पास? शरद जी है, मतलब देखिए, शरद सर, जी मैं सर, क्या मुझे- करूँ ये धनुपिया बताओ। साहब, मैं आग्रह करता अब तीसरी बात शरद जी मैं आपको बता दूं, देखिए जब आप 9 मेडिकल कॉलेजेस बनाते हैं, जब आप अच्छा किसानों की आपने बात करी, 4000 रुपए प्रति वर्ष किसानों को देना, 1000 करोड़ का प्रावधान करना, 0% ने बंद कर दिया, 0% पर देंगे ही नहीं। कमलनाथ जी व्यापारियों को दे देते थे, सलमान कैटरीना के लिए निकाल देते थे पैसे, लेकिन किसानों के लिए नहीं था। किसानों के लिए क्या था करते लोगों का? सर सुन तो लीजिए, किसानों के लिए क्या था? तो सर्टिफिकेट, आप लोग झूठ बोलते हो। एक 20 रुपए का चुका है तो ब्याज लग जाएगा पेनल्टी के साथ। सुन तो लीजिए, सुन पे ब्याज देते हैं। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए सर, दोहरी राजनीति करते हो आप अरे लोग। सुन तो लीजिए, इकहरी राजनीति। 20 रुपए का सर्टिफिकेट छाप के 80 लाख सर्टिफिकेट बांट दिए पूरे प्रदेश भर में। बोलते किसान 50 लाख है, सर्टिफिकेट कितने छपे? 80 लाख। तो पहले तो 30 लाख क्यों छपे एक्स्ट्रा, और वो बंट भी गए। अच्छा उसके बाद रिकॉर्ड पर है, सुन तो लीजिए, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। पराशर जी ने सीटी नहीं बजाई, मतलब आप समझते आपके जाइए। आदरणीय शिवराज जी के भाई का कर्जा तो माफ। हमारे पटेल की पत्नी हमने का क्या कर्जा किया माफ। शरद जी, हमने क्या किया? हमने 6000 रुपए प्रधानमंत्री जी के, 4000 रुपए शिवराज सिंह चौहान जी के, किसान सबको प्रिय है, 10,000 रुपए सालाना लाखों किसानों के नामजद सीधे डीबीटी, ऐसे ऐसे में शरद जी 17 रुपए रोज। योर अकाउंट इज 17 रुपए रोज क्रेडिटेड विद 17 रुपए रोज। सर क्या खाएगा आप 17 रुपए? सोचिए शरद जी, सीधी मदद, ये किसानों की मदद नहीं है क्या? चलिए फिर उसके बाद सर रोज दे रहे हो आप किसानों को। चलिए, एक और एक आंकड़ा शरद जी बिना सीटी बजाए, एक आंकड़ा आखिरी दे रहा हूँ बिना सीटी बजाए। कोविड के कार्यकाल में जब सारे दुनिया में कांग्रेस की सरकारों में हाहाकार मचा है, 1,31,000 टन आप सोचिए हम लोगों ने गेहूं प्रोक्योरमेंट किया, देश में नंबर 1 किया सर। कोई सीटी नहीं बजी, देखिए पराशर जी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। दिस इज अगेन अ रिकॉर्ड। अच्छा ये सीधा प्रोक्योरमेंट है, चलिए सीधा प्रोक्योरमेंट है। चलिए, आप दोनों के लाखों रुपए दे के आया, 738 रुपए कहाँ गए? आप 30 करोड़ रुपए के आप लोगों ने काढ़ा बांट दिया। अरे काढ़ा कहाँ बांट दिया? 7 करोड़ की पॉपुलेशन रिंग के में अंदर
30 करोड़ का शरद जी, रिंग में प्रतिद्वंदी पिटता है तो आवाज आती है। 738 करोड़ बता रहे हैं आप लोग। रिंग में प्रतिद्वंदी पिटता है तो आवाज आती है, लेकिन सीटी नहीं बजती। 30 करोड़ का पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में। सर आवाज मेरी भी बड़ी बुलंद है सर, आवाज मेरी भी बड़ी बुलंद है, ऐसा नहीं है सर, अब एंकर भी बड़ी बुलंद आवाज रखते हैं सर। हाथ खोल लो। नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, आप दोनों के संबंध मुझे ग्रामीण जैसे रहते हैं ना, कि मैं नहीं कह रहा धनोपिया साहब बहुत युवा है, लेकिन एक बुजुर्ग और एक युवा के संबंध ऐसे रहते, काय दद्दा ठीक है तो अरे बोलूं मैं, इस किस्म के रिलेशन आप दोनों जिस तरह से छेड़ रहे हैं एक दूसरे को, बड़ा आनंद आया सर। सत्यप्रकाश जी आप गंभीर मत होइए, चैनल की डिबेट में ये सब चलता है सर, आप मुस्कुराइए सर थोड़ा, आप तो गंभीर हो गए सर, आप हंसिए सर, ये चैनल की डिबेट जो है ये चलता है सर, ऐसा नहीं है। का भी सुपर स्पेशलिटी चालू हो गया सर। जी खुश रहिए। चलिए आप गंभीर ना होके आप रिएक्शन बताइए सर। 2 बैचमेट हेड कर रहे हैं सर, उसको डिपार्टमेंट। सर बताइए सत्यप्रकाश जी सर। जी शरद सर जी, मध्य प्रदेश का आज जो बजट आया है, वाह क्या ठहरी हुई आवाज में शुरुआत की परिस्थिति का बजट है कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है जी। जब पूरी दुनिया, न केवल मध्य प्रदेश, एक ऐसी महामारी से जूझ रहा हो, उस समय आर्थिक परिस्थितियों को मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। इन चीजों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? एक तो एम्प्लॉयमेंट के साधन उपलब्ध कराने के, दूसरा एजुकेशन को मेंटेन कर रखना, और तीसरी बात है कि वोकल फॉर लोकल। यानी कि इस बजट में मुझे 3 चीजें बहुत अच्छी लगी हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूं जी। एक तो वोकल फॉर लोकल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और दूसरा एजुकेशन और हेल्थ। आप देखिए जो 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे मध्य प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए इस सरकार ने बड़ी चिंता की है। दूसरी आप सुने, स्कूल एजुकेशन के मामले में आप जानते हैं कि किसी भी देश, प्रदेश या राज्य का भविष्य वहां के नौनिहाल पर डिपेंड करता है। अगर नौनिहाल का एजुकेशन स्टैंडर्ड सुधार दिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और स्थायी चेंजेस आते हैं। यानी कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, ऐसा अपने पास साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। शिक्षा के ऊपर अगर इस बजट में ये जो प्रावधान किया गया है कि इतने सारे वेल इक्विप्ड स्कूल्स सेटअप किए जाएंगे, एक अच्छा प्रावधान है जी। अब रही सही बात कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी विद इन 30 डेज जो इंडस्ट्री लगेगी या जो भी सेटअप कोई लगाएगा उसको 30 दिन के अंदर सभी परमिशन ग्रांट कर दी जाएंगी। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बातें आज नहीं, किसी भी सरकार ने कई बार कही गई हैं, ऑनलाइन देने की बात भी कही है। इसका एग्जीक्यूशन कितना फील्ड में या धरातल पर होता है, ये एक बड़ा सवाल बनेगा। लेकिन प्रयास अच्छा है। आज की स्थिति में अगर कोई बजट बैलेंस रहता है, ना उसमें बहुत परेशानियां हो, ना बहुत कष्ट हो और ना बहुत उतावलापन हो, तो ऐसा कहा जाएगा कि महामारी की परिस्थिति में अगर कोई बैलेंस बजट है तो सरकार ने प्रयास किया है। लेकिन अगर सरकार वेट पर थोड़ा सा दिमाग और लगा देती, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनका सीधा सीधा असर आम जनता पर जाता है, किसान पर जाता है। अगर किसान को हम लाभ देना चाहते हैं, आम पब्लिक को कुछ राहत देना चाहते हैं, तो वेट की राशि जो मध्य प्रदेश पर एक ब्लॉट है, वेट की राशि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिड्यूस करने का प्रयास सरकार को इस बजट के माध्यम से करना चाहिए। डॉक्टर वाजपेयी, अब रही बात आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सेल्फ रिलायंट आता हूं आपकी तरफ, सेल्फ रिलायंट जी। मैं बस वेट पे बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि बहुत सबके ये काम कर रहे हैं, वेट पे बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। नहीं मैं सब पे बोलूंगा सर, मैं आपका भी काम कर रहा हूँ क्योंकि आप छोड़ गए थे, नहीं किया। तो सत्यप्रकाश जी, आपने जो वैट की बात कही थी, मैं फिर आपको वो याद दूं, मेरा स्टेटमेंट बस यही था कि जो कमलनाथ जी ने बढ़ा दिया था उसके बाद से मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बढ़ा है। क्या बढ़ा था? और बार-बार बोला बढ़ा, कब बढ़ा, क्या बढ़ा था? वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गया। सर जी उनको बाइट दिखा दीजिए। आज जी बेड पूरे हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, आदरणीय वाजपेयी साहब। सर जी आज के ही दिखा दीजिए, की मेहरबानी है।
कोई सीटी नहीं बजी मतलब ये फाउल है। सीटी वाली बात नहीं है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कमलनाथ जी ने कोई नहीं बढ़ाया बेट वगैरह, तो आपकी बात का कोई नहीं बढ़ाया भाई, समर्थन आप गलत बोल रहे हैं। कोई समर्थन नहीं कर रहा आपकी बात का। सुन तो लो मेरी बात, मेजॉरिटी आपकी है मुझे मालूम है। अच्छा, सत्य प्रकाश जी से भी बात नहीं करने दोगे? इतने भले आदमी हो, चिंता मत करो। केवल उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली तो आप नाराज हो गए। वो भी आपके साथी है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं हितेश जी। हाँ सर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही सत्य प्रकाश जी। और कोई भी सरकार अनपॉपुलिस्टिक जो निर्णय होते हैं, परिस्थितियां होती है जो पेट्रोलियम की आज है, उससे गुजरना कोई नहीं चाहता। लेकिन मैंने एक ही बात कही थी, जो आगे के 2 क्वार्टर हैं, ये मैं फिर डंके की चोट पे आपको कह के जा रहा हूं कि आगे के 2 क्वार्टर में जो जीएसटी का जो वी शेप रिकवरी है, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी आनी है, वो जैसे ही आएगी, भारत सरकार इस पर काम कर रही है। और आप और हम जानते हैं सर जी, मैं आपको भी अपडेट करना चाहूंगा, पराशर जी भी जानते हैं इसलिए सीटी नहीं बजाएंगे, कि आज भी भारत सरकार तेल की कंपनी से बात कर रही है कि हम टैक्सेस को और चार्जेस को, दोनों को, जो चार्जेस वो भी लेते हैं, उनका कैसे रीअप्रोप्रिएशन करें जिससे कि ये बढ़ी हुई कीमतों में थोड़ा राहत मिले। इस पे भारत सरकार काम कर रही है, राज्य सरकारें की अपनी लिमिटेशन है, सभी की है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि धनोपिया जी ने राजस्थान में कम करा दिए, पंजाब में कम करा दिए, छत्तीसगढ़ में कम करा दिए, ऐसा कुछ नहीं किया। और बल्कि उल्टा बढ़ा दिया कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी ने बढ़ा दिया था। लेकिन डॉक्टर वाजपेयी जो ये सवाल उठ रहा है, जो ये सवाल कर रहे हैं आप लोग, 65 रुपए टैक्स लगा रहे हैं 35 रुपए पर। धनोपिया जी भी जो कह रहे हैं 31% जो हमारे यहाँ हाईएस्ट है, इसको कुछ रैशनल किया जा सकता है। मैंने कहा ना जी, इसके ऊपर सर बातचीत जारी है और आपको मिलेगा समझ। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर हितेश जी से मना नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर हितेश जी जी बोलिए 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 सर, बोलिए सत्य प्रकाश जी। डॉक्टर हितेश जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने बात वाजिब कही है, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए, एक मध्य प्रदेश के नागरिक की हैसियत से समझिए, उसको आप आंकड़ों में मत घुमाइए, सेंटर पर मत ले जाइए, प्रदेश में नहीं। कहीं ना कहीं शिवराज सरकार पर यह बिलौट है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी वेट बढ़ाया, बिलौट शिवराज जी पर। कमलनाथ जी ने 5% बढ़ाया, इन्होंने ये ब्लॉट किसने बढ़ाया? 1% इन्होंने रिड्यूस किया, लेकिन सेस भी बढ़ाया। सर ब्लॉट किसने बढ़ाया? इसके लिए कहीं ना कहीं दूसरे माध्यम भी ढूंढे जा सकते हैं। हाँ, और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ना ना ना, इसके पहले भी जब कमलनाथ जी ने 5% बढ़ाया, जैसे ही हम दोनों। लेकिन सत्य प्रकाश जी, जब वो बढ़ेगा क्वांटम, एक कुछ कहना चाहते हैं जयप्रकाश जी, मैं आपकी राय चाहूंगा। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि क्या पेंडेमिक इरा के बाद ये संभव था कि 31% का ये जो पेट्रोलियम पदार्थों पर मध्य प्रदेश में करारोपण है, इसमें किसी रैशनलाइजेशन की गुंजाइश थी क्या? और आगे के लिए रास्ते तो खुले हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इतनी टफ सिचुएशन में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मिलेगी राहत? मुझे तो लगता है कि एक्साइज ड्यूटी में अगले कुछ एक दिनों में हो सकता है कि केंद्र सरकार कुछ कमी करती हुई दिखाई दे। वो डाउन स्ट्रीम कंपनियों से उनकी बात चल रही है कि इस बर्डन को कैसे शेयर किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें राहत तो जल्दी ही मिलेगी उनके, चूँकि बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत एकदम तत्काल ही तो कोई बदलाव नहीं होते हैं, थोड़ा एक प्रक्रिया रहती है प्रशासनिक। और ये मुझे लगता है कि जो पेट्रोलियम पदार्थों का जो मसला है, ये तो हर सरकार, कोई सी भी सरकार कभी भी रही हो, इस पर जो वेट को लेकर के सवाल हमेशा खड़े होते रहे। अभी आपको बताएं कि देश में 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा था, मध्य प्रदेश अकेला नहीं था जी, राजस्थान ने अभी हाल ही में 2% कट किया है उन्होंने, और तब उसके बावजूद 36% है। तो हमें बहुत सारी बातें हैं, और भी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से जहाँ पर कांग्रेस भी है, दूसरे राज्य में है, वो भी घटा सकते हैं, क्या क्यों नहीं घटा? तो जो मसला है वो ये है कि कोई भी राज्य सरकार, तकरीबन उसको 2 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं, उनको केंद्र को 4 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। अब इतनी बड़ी रकम, जब आपके जो दूसरे, देखो शरद जी, जो बुनियादी बात है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू, जो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू है वो उसका प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं कि स्टैंप ड्यूटी से आपका राजस्व कितना प्रभावित होगा, आपको ये पता नहीं है कि जो दूसरे सोर्सेज हैं उससे आपका राजस्व वो भी हाईएस्ट है। हाँ नहीं, वो बढ़ गया है, जीएसटी बढ़ रहा है, ये बात सही है डॉक्टर साहब की, कि जीएसटी स्टेबल जब हो जाएगा तो सभी सरकारें इस दिशा में प्रयास कर सकती हैं और करेंगी, क्योंकि
कोई भी गवर्नमेंट लोकप्रिय नहीं होना चाहेगी इसकी वजह। और इन्फ्लेशन जो है केंद्र सरकार के एजेंडे में है, केंद्र सरकार के सामने जो सबसे ज्यादा प्रेशर है वो इन्फ्लेशन का है। तो वो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर तो उसकी नजर रहेगी। अब सवाल ये है कि मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि जो पेट्रोल के रेट्स हैं वो 70-75 रुपए से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और जो डीजल है वो भी 60 रुपए से ऊपर नहीं जाना। मेरा जो एक पर्सनल एक असेसमेंट है जी। लेकिन ये बात सही है कि जब इंटरनेशनल प्रेशर आता है और आपके पास जब रेवेन्यू के जो दूसरे सोर्सेज हैं वो प्रॉब्लम में हो, तो कोई भी सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। वो सोचती है कि ये श्योर शॉट एक सोर्स है, इसको हमें अभी खोना नहीं है, इसको अपने पास रखना है। तो ये एक बड़ी वजह मुझे दिखाई पड़ती है। बिल्कुल ठीक। धनोपिया साहब, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, देश में यूपी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहूंगा। शरद जी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हाँ जी, बोलिए, जल्दी बोल लीजिए आप। जी 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 शरद जी, एक्चुअली ये ठीक कहा पारस सर जी ने, बिल्कुल बात वाजिब है। लेकिन हमारे बगल से लगा एक राज्य है छत्तीसगढ़, जहां अगर पेट्रोल का दाम देखा जाए तो 9 रुपए कम है आज की डेट में। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हाईएस्ट, मध्य प्रदेश है हाईएस्ट वेट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इस ब्लॉट को क्यों नहीं मिटाना चाहते? अगर 1-2 रुपए कम कर देते तो क्या चला जाएगा? जो शिवराज जी की इमेज है, राजस्थान भी इससे नीचे है सर, वाजपेयी जी राजस्थान से। लेकिन अगर लिकर पर वेट है, आप लिकर पर वेट को बढ़ा सकते हैं, लिकर पर वेट को बढ़ा सकते हैं। सर कांग्रेसी नाराज हो जाएंगे, आपकी सरकार केंद्र में है, आप वेट को खत्म आराम कर रहे हैं 100 विधायक। चलिए सर, तो इस पर क्या है, आप केंद्र से कहकर पूरे देश में सर 2 क्वार्टर रुकिए, करों का युक्तियुक्तकरण इस दिशा में आपको दिखेगा जी। धनोपिया, मैं वादा करता हूं। धनोपिया साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, केंद्र में यूपी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $110 प्रति बैरल रेट होते थे। आप रोड नहीं बनाते थे, तालाब नहीं बनाते थे, कुछ नहीं। आप लोग क्या बात करोगे? बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अंतर्राष्ट्रीय $35 पहुंच गया, उन्होंने भाग्यशाली व्यक्ति बन गया हूं। डॉक्टर वाजपेयी लूटते रहे प्रदेश को, देश को लूटा आप लोगों ने। चलना पड़ेगा, लूटा है देश को, बर्बाद किया आप लोगों ने, जनता को पता है। आज 2 महीने में 200 जेल कौन गया? क्या बात करते हैं आप लोग? जेल कौन गया? अरे किसी गरीब आदमी को, कौन सी कैबिनेट आज ही जेल गई? क्या 2G 3G? सर मुझे लगता है हम कहाँ बात कर रहे हैं सर, हम कहाँ आ गए? अगर भारतीय जनता पार्टी कहाँ आ गए? जेल गया, कोई नहीं गया, मरा दिया आप लोगों ने। धनोपिया जी, सब खुदा है पैसा। आप मुद्दे भ्रष्टाचारी लोग हैं आप लोग। सड़कें बनाते थे, मुद्दे पर आ जाइए। मेडिकल कॉलेज बनाते थे, जब जिला चिकित्सालय नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ, पर टैक्स कब को नहीं किया? ओला पाला को आज भी नहीं मानते थे, $7 नहीं है, किसानों को कोई पैसा नहीं मिलता था, 100 रुपए पेट्रोल समर्थन मूल्य आपका जो था 1600 के नीचे था, 1450 था शायद। इस देश में आज तक के इतिहास में कोई राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष गेहूं का समर्थन समर्थन 1450 था, भाजपा कब पड़ गया? बंगाल लक्ष्मी जेल गया, की मृत्यु हो गई। क्या बात करते हो? राहुल गांधी बाहर है, साफ बोलता चला गया। 1400 रुपए देते थे गेहूं का। अरे आप लोग चलते क्या है? आप लोग गेहूं का 1400 रुपए दलाली करने वाले लोग रहे आप लोग। आज 2000 है। कार्ड में पैसा कौन ने खाया जब आपकी सरकार थी? सर सत्य प्रकाश जी फिर गंभीर हो गए। बातें करने वाले लोग सत्य प्रकाश जी फिर गंभीर हो गए। आप लोग गरीब आदमी को राहत नहीं देते हो, किसानों को कुछ नहीं दिया, युवा को कुछ नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज पहले खोले तो चल रहे हैं क्या? इलाज हो रहे हैं क्या? देख लीजिए आप। सर कौन सा बंद हो गया? हर साल घोषणा कोई बताओ ना, कोई बंद हो गया करते हो आप लोग? सर एक बार बताओ बंद हो गया दिखाने के लिए। सर कौन सा बंद हो गया? करने के लिए, लूटने के लिए। सागर का बंद हो गया, दतिया का बंद हो गया, छिंदवाड़ा का बंद हो गया, गलत है बंद हो गया? एक नाम दो ना। गरीब आदमी कोई राहत नहीं छिंदवाड़ा तक का चल रहा है। शरद जी बताओ ना, कोई एक आध बंद हो गया आपके ध्यान में? मेडिकल कॉलेज चल कौन जो खोले का भी चल रहा है, जो पिछली बार मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। कहाँ खोले? सागर चल रहा है, दतिया चल रहा है। 3250 सीटें क्या होती है? अरे सर आप पानी पी लो, हमारी बात को कोई नहीं मानेगा। झूठ बोलने में बहुत हमारे 2 साल बर्बाद कर दिए। आरएसएस ट्रेनिंग देती है, झूठ बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, और आपको पैसा खाने की ट्रेनिंग मिलती है? झूठ बोलने का धंधा है क्या आप लोग? सर आपको नेशनल हेराल्ड में पैसा खाने की पैसा आप लोगों ने मिलती है। कर दिया।
कोविड में चलिए मैं जयप्रकाश जी की तरफ आता हूँ, आपको जमानत लेने की मिलती है। नीरव मोदी किसका आदमी, नरेंद्र मोदी किसका आदमी, सारे आपके लोग बैठे हुए हैं। खत्म कर रहा हूँ, माले पैसा खा गया। बारिश शुरू हो गई है, मैच में व्यवधान है, बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है सर, कवर आ गए हैं, कवर में ढकने वाला हूँ। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जयप्रकाश जी एक कंक्लूडिंग रिमार्क सर आपका, पाप धोने के लिए कंक्लूडिंग रिमार्क, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जमानत पे 2 महीने में 200 रुपए बढ़ गए। जयप्रकाश मेरा तो ये मानना है जी जी जयप्रकाश, ये बात सही है कि केंद्र का जो राजस्व राज्य सरकारों को मिलने वाले हैं उस पर काफ़ी कुछ राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं निर्भर कर रही हैं, लेकिन मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं और उनको बजट में सरकारों को एड्रेस करने चाहिए। जैसे लेबर रिफॉर्म्स हैं, उसको बजट में एड्रेस करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अख्तियारात हैं, अधिकार हैं राज्य सरकारों के, और जब तक हम निवेश के लिए, मेरा तो एक ही सूत्र है कि निवेश के लिए और कारोबार करने के लिए लोगों को आज़ादी मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो जो प्रशासनिक बाधाएं हैं, समस्याओं में उलझे रहते हैं और 2-2, 3-3 साल तक मुकदमेबाजी चलती रहती है, उससे उन्हें बचाएं, ताकि आर्थिक प्रगति जब तक नहीं होगी तब तक ना रोजगार पैदा होगा, ना हम दूसरे संसाधन विकसित कर पाएंगे। हम बुनियादी ढांचे में भी निवेश करने के लिए धन तो कहीं से लाना पड़ेगा, तो जाहिर है कि इसके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण राज्य सरकारों को करना चाहिए, और वो जो जिन चीज़ों में केंद्र के बगैर रिफॉर्म्स कर सकते हैं उन पर तो करें। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, और इसी नोट पर हम इस बातचीत को विराम देंगे कि पेंडेमिक का ये समय, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पंजाब में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हो, कहानी सबकी एक जैसी है। आपके पास बहुत सारे कोई सुविधाएं नहीं, सहूलियतें नहीं, और आपके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में जो चीज़ें हमने देखी हैं, एक ओपन अप चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसने हमें हमारी दृष्टि को व्यापक किया है, और व्यापक करना चाहिए कि हम देख सकें कि क्या हम सिंगापुर में नमकीन सम्मेलन रतलाम का, मालवा का कर सकते हैं। हम आगे बढ़ें, हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएं, उद्यमिता को बढ़ाएं, क्योंकि इस पेंडेमिक एरा ने हमें यह भी बताया है कि ईश्वर न करे अगर ऐसी कोई चुनौती आ जाती है तो हमारी सारी भविष्य की योजनाएं एकदम से ज़मीन पर आ गिरती हैं, और हमें ये समझ में आता है कि हमें कैसे भविष्य की तैयारी करनी है। भविष्य की तैयारी हमने की भी है, बहुत उम्मीद की भी बातें हैं। पेंडेमिक से हम जिस तरह लड़े हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिस तरह से हमने दुनिया को दी है, अमेरिका भी हमारे आगे याचक की तरह, माफ़ कीजिएगा, खड़ा हुआ, तो ये बताता है कि हमने अपने वेंटिलेटर्स अपडेट किए, हमने तमाम तैयारियां की, लेकिन इसमें अभी एक लंबी छलांग की ज़रूरत है। और इस लंबी छलांग में ये भी ज़रूरत है कि कमलनाथ जी और शिवराज जी एक साथ बैठें और बजट को लेकर अपने अनुभवों को शेयर करें। आलोचना ज़रूरी है, लोकतंत्र में तो और ज़रूरी है, लेकिन जहां समन्वित सोच की ज़रूरत है, इस देश के लोकतंत्र को भी उसकी ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई कमी भारत में है, पहले भी नहीं रही है और आज भी नहीं रही है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का बजट एक संतुलित और समन्वयकारी दृष्टि का बजट कहा जा सकता है, जिसमें हमने भविष्य की तरफ देखने की कोशिश की है, और ये उम्मीद भी जताई है कि आने वाले समय में जब अच्छा होगा तो हम भी अपनी जनता के लिए अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों पर भार हो या तमाम और दूसरी तरह की जो चीज़ें हों, लेकिन निश्चित तौर पर हेल्थ, एजुकेशन ये प्रायोरिटी सेक्टर होने ही चाहिए, और हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, धन्यवाद धनोपिया साहब, धन्यवाद जयप्रकाश जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।